CIFAR 10 की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम जो प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे उसे कहते हैं colab.research.google.com। ये गूगल की का प्रोवाइडेड एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर टेंसरफ्लो या पायटॉश की मदद की लाइब्रेरीज को यूज़ करते हुए हम कोई भी CNN या कोई भी डीप लर्निंग आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट करके ट्राई आउट कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा ये है कि आपको अपनी लोकल कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ती, सारी इंस्टॉलेशन गूगल के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, आपको सिर्फ अपना कोड करना होता है और उसे आप वहीं चला कर देख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के अंदर आप अपनी नोटबुक्स जो आपने अपनी गूगल ड्राइव पे सेव किए हैं उनको भी लोड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से कोई न्यू नोटबुक भी बना सकते हैं। हम अपनी नोटबुक जो हमने इस एग्जाम्पल के लिए बनाई है उससे शुरू करते हैं। इस नोटबुक के अंदर दो तरह के ब्लॉक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ कोडिंग ब्लॉक्स हैं और कुछ टेक्स्ट ब्लॉक्स हैं। टेक्स्ट ब्लॉक्स का फ़ायदा ये है कि अगर आपने अपने नोट्स लिखने हैं, अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ इमेजेस शामिल करने हैं, तो वो आप इस नोटबुक के अंदर शामिल कर सकते हैं। और कोडिंग ब्लॉक के अंदर आप पाइथन की मदद से कोड करके अपना कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बना सकते हैं। इस एग्जाम्पल में ये जो पहला ब्लॉक है उसमें हमने सिर्फ कंप्लीटनेस के लिए CIFAR 10 के डेटा सेट की कुछ एग्जाम्पल दोबारा शो किए हैं। ये वही डेटा सेट है जो हमने पिछली एग्जाम्पल में भी इस्तेमाल किया था। इस डेटा सेट को हासिल करने के लिए हम केरास की लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। ये डेटा सेट केरास की लाइब्रेरी में ऑलरेडी मौजूद है और हमें केरास को यूज़ करते हुए इस डेटा सेट को इंपोर्ट करना होगा। तो हमारी पहली कमांड है फ्रॉम keras.dataset import CIFAR 10। और CIFAR 10 को इंपोर्ट करने के बाद हम उसका डेटा सेट लोड करके देख सकते हैं कि उसमें हमारे पास ट्रेनिंग इमेज कौन से हैं और टेस्टिंग इमेज कौन से हैं, और ट्रेनिंग के लेबल्स क्या हैं और टेस्टिंग के लेबल्स क्या हैं। यहाँ पे जो डेटा है उसको X से रिप्रेजेंट किया गया और जो लेबल्स है उसे Y से रिप्रेजेंट किया गया। तो इस डेटा सेट को हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही हमने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया, ये डेटा सेट हमारे पास लोड हो गया है। अब देखते हैं इस डेटा सेट का शेप क्या है। इस डेटा सेट का शेप को देखने से पहले हमने अपने एक कमेंट्स भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि अब हम डेटा सेट का शेप देखना चाहते हैं, ताकि जब भी कोई इस नोटबुक को खोले उसको पता हो कि किस कमांड को किस लिए यहाँ शामिल किया गया। कमांड रन करने के लिए हम सिंपली ये प्ले का बटन दबाएंगे, और जब प्ले का बटन दबाते हैं तो ये हमें बताता है कि इस डेटा सेट के अंदर 50,000 इमेजेस हैं और हर इमेज की डायमेंशन 32x32 है। और चूंकि ये कलर्ड इमेजेस हैं यानी RGB 3 चैनल्स हैं, तो 32x32x3 की इसके अंदर डायमेंशन मौजूद है, यानी 3 चैनल्स मौजूद हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो लेबल्स हैं उसकी डायमेंशन क्या है। तो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया है वाई ट्रेन, यानी वाई का मतलब जो लेबल्स हैं वो, और ट्रेनिंग सेट में जो लेबल्स हैं उसकी हमने शेप चेक किया, तो हमें पता चल रहा है कि ये एक वेक्टर है जिसकी डायमेंशन 50,000/1 है। यानी 50,000 ट्रेनिंग सैम्पल्स के लिए 50,000 नंबर स्टोर हुए हैं और इस वेक्टर के अंदर हर नंबर के अगेंस्ट उसका लेबल गिवन है। तो अब देखते हैं लेबल्स किस फॉर्म में गिवन है। लेबल्स को देखने के लिए हम इस ट्रेनिंग सेट के पहले इंडेक्स में जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवाते हैं। लेबल्स को देखने से पहले हम इमेजेस देखते हैं और फिर हम लेबल्स पे आएंगे। तो अब हमने जब इसे प्रिंट करवाया तो इसने ट्रेनिंग सेट के अंदर जो डेटा है उसे यहाँ पे शो कर दिया। जैसे कि पहले बात हो चुकी है कि इमेजेस के अंदर पिक्सल्स होते हैं और पिक्सल्स की वैल्यू 0 से 255 होती है। इसी वजह से यहाँ पे हमें बहुत सारे 0 से 255 के नंबर्स नज़र आ रहे हैं जो RGB वैल्यूज़ या पिक्सल की इंटेंसिटी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि ये नंबर्स इतने इंट्यूटिव नहीं है, इनसे समझ नहीं आ रही कि इमेज कैसा होगा, तो इमेज को हम विजुलाइज कर लेते हैं। विजुलाइज करने के लिए हम एक और लाइब्रेरी का सहारा लेंगे जिसे हम कहते हैं मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर प्लॉट के फंक्शंस मौजूद हैं और इन प्लॉट के फंक्शन को यूज़ करके हम कोई भी इमेज प्लॉट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया मैटप्लॉटलिब से पाईप्लॉट और उसको हमने नाम दिया PLT। अब PLT का वेरिएबल हम यूज़ करके इस लाइब्रेरी के फंक्शन यूज़ करेंगे। तो लिहाजा हमने कमांड लिखी plot.imshow
और इसके अंदर हमने कहा एक्स ट्रेन 0 जो हमें पहले नंबर्स की फॉर्म में था उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया और ये हमें एक इमेज का वेरिएबल भी दे देगा। तो इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक इमेज आ गया जो बेसिकली एक फ्रॉक का इमेज है, लेकिन चूंकि CFAR 10 में 32x32 के बहुत छोटे इमेजेस हैं इसलिए आपको ये पिक्सेलेटेड नज़र आ रहा है। और हम ये देखेंगे इतने छोटे इमेजेस के बावजूद भी हमारा कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इनको क्लासीफाई कर पाएगा, जैसे हमने पिछली एग्जांपल में जावास्क्रिप्ट वाली एग्जांपल में जो हमने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखी थी उसमें हमने देखा था। अब इसका लेबल प्रिंट करवा लेते हैं। तो इसका लेबल प्रिंट होके हमारे पास आ रहा है 6 क्यों आ रहा है? अगर हम इसको यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे फ्रॉक इस नंबर पे मौजूद है, तो 0 1 2 3 4 5 6, इस वजह से फ्रॉक का लेबल 6 मौजूद है। यानी जब भी 6 लेबल आएगा इसका मतलब ये है कि ये फ्रॉक की क्लास है। इसी तरह से एक और एग्जांपल प्रिंट करवा लेते हैं हम। अगली जो ट्रेनिंग सैंपल है उसे प्रिंट करवाते हैं तो वो एक ट्रक की इमेज हमें नज़र आ रही है और अगर इसका लेबल प्रिंट करवाते हैं तो इसका लेबल हमें 9 नज़र आ रहा है। यहाँ पे ट्रक आखिरी क्लास है, चूँकि 10 क्लासेस हैं तो इनके इंडेक्सेस या इनके लेबल्स हैं 0 से 9 तक, इससे ट्रक की एग्जांपल 9 है। कंप्यूटर को इन लेबल्स को समझाने के लिए हम बाइनरी नंबर्स का सहारा लेते हैं या हम इनकी वन हॉट इनकोडिंग बनाते हैं। बाइनरी नंबर्स में भी 0 1s होते हैं, यहाँ पर भी हम वन हॉट इनकोडिंग का सहारा लेते हैं जिसके अंदर हम एक 10 ज़ीरोस की या 10 नंबर्स की एक एरे बनाएंगे और अगर हमारे पास क्लास 9 हुई यानी ट्रक की क्लास हुई तो हम आखिरी नंबर को 1 कर देंगे, बाकी सबको 0 रखेंगे। अगर हमारे पास क्लास फ्रॉक की हुई तो हम 6th इंडेक्स पे जो 0 है उसे 1 कर देंगे और बाकी सबको हम 0 रखें। इसी तरह से जो भी क्लास आएगी उसका जो नंबर था उस इंडेक्स पे 1 ले आएंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एरोप्लेन का लेबल 0 था तो हमने 0th इंडेक्स पे 1 लिया, बाकी सब 0 हैं। इसी तरह से डियर का इंडेक्स 4 था तो हमने 0 1 2 3 4th इंडेक्स पे 1 लिया और बाकी सब 0 हैं एंड सो ऑन। इसी तरह ट्रक का इंडेक्स 9 था तो आखिरी इंडेक्स को हमने 1 कर दिया, बाकी सब 0। इस रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है वन हॉट इनकोडिंग। ये रिप्रेजेंटेशन न्यूरल नेटवर्क्स की ट्रेनिंग में या कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स की ट्रेनिंग में कॉमनली इस्तेमाल होती है ताकि जो हमारे पास आउटपुट लेयर है, चूँकि वो 10 प्रॉबिलिटीज़ या 10 क्लास क्लासिफिकेशन के केस में 10 प्रॉबिलिटीज़ रिटर्न करेगी तो उसको इन नंबर्स के साथ कंपेयर किया जा सके। हमने न्यूरल नेटवर्क की डिस्कशन में एरर फंक्शन डिफ़ाइन किया था जिसमें हमने कहा था कि y माइनस वाई एस्टिमेट या y माइनस वाई हैट। तो ये जो y है जो हमारे पास पहले लेबल्स थे 0 से 9 के दरमियान, अब हमने उनको इन वन हॉट इनकोडिंग से रिप्रेजेंट कर दिया। हमारा कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क भी इसी तरह के 10 नंबर्स आउटपुट करेगा और उसको अब हम इस वेक्टर के साथ डिफरेंस लेके देखेंगे कि हमारा कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ने जो प्रेडिक्शन की है वो बेहतर है या बुरी है, और अगर बेहतर नहीं है तो फिर उस डिफरेंस को बैक प्रोपोगेशन में इस्तेमाल करके वेट्स अपडेट करेंगे। इस रिप्रेजेंटेशन को बनाने के लिए दोबारा हम केरास का सहारा लेंगे। केरास के अंदर हम एक यूटिलिटी है जो इन 0 से 9 नंबर्स को कैटेगोरिकल में कन्वर्ट कर सकती है, और कैटेगोरिकल से मुराद ये ज़ीरोज़ और 1 की जो वन हॉट इनकोडिंग है उससे है। तो हमने केरास को इस्तेमाल करते हुए ट्रेनिंग सेट के लेबल्स को भी, यानी ट्रेनिंग सेट के अंदर जो वाई वैल्यूज़ थी उनको भी वन हॉट इनकोडिंग में कन्वर्ट कर दिया, और इसी तरह से टेस्ट सेट के अंदर जो वैल्यूज़ थी उनको भी वन हॉट इनकोडिंग में कन्वर्ट कर दिया। इस कमांड को भी हम चला लेते हैं। फिर अब हम अगला जो काम करेंगे वो ये कि हम देखते हैं कि वन हॉट इनकोडिंग सही हुई है या नहीं हुई, यानी हम इस वन हॉट इनकोडिंग को प्रिंट करवा के देखते हैं। तो हम दोबारा से प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने टेक्स्ट लिखा है द वन हॉट इनकोडिंग लेबल इज़, और हम यहाँ ट्रेनिंग सेट के एक वैल्यू को प्रिंट करवा के देखते हैं। तो ट्रेनिंग सेट की जो वैल्यू हमें नज़र आई है वन हॉट इनकोडेड फॉर्मेट में मौजूद है। तो इस तरह से हमने अपना जो डेटा सेट था उसके जो लेबल्स थे उसको प्री प्रोसेस कर लिया है। वो लेबल 0 से 9 थे, इंटीजर की फॉर्मेट में मौजूद थे, हमने उसको वन हॉट इनकोडेड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अब आ जाते हैं इमेज पे।
जो एक्चुअल डेटा है, जो एक्चुअल सैंपल है, जो एक्चुअल इमेज है, उसको क्या प्री प्रोसेसिंग की ज़रूरत है। तो हमें मालूम है कि हमारे इमेज 32 बाई 32 के इमेजेस हैं और ये इसके अंदर पिक्सल्स हैं, पिक्सल्स के अंदर 0 से 255 की वैल्यूज़ है जो इंटीजर में स्टोर हुई हुई है। हम अपनी ट्रेनिंग के दौरान इन इंटीजर्स को इस्तेमाल करने की बजाय फ्लोटिंग पॉइंट्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेडियंट डिसेंट जब वेट अपडेट करता है तो वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ होती हैं और उसकी मल्टीप्लिकेशन से भी रिज़ल्ट फ्लोटिंग पॉइंट आना चाहिए। तो हम यहाँ पे अपने ट्रेन सेट और टेस्ट सेट को फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं एक्स ट्रेन के ऊपर एस टाइप फ्लोट 32। इससे हमारे ट्रेनिंग सेट के इमेजेस यानी ट्रेनिंग सेट के एक्स सैम्पल्स फ्लोट में कन्वर्ट हो गए और 32 का मतलब ये कि 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट। सिमिलरली फॉर टेस्ट सेट। आखिर में चूँकि अब ये 0 से 255 की वैल्यूज़ थे और 0 से 255 ही फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट हुई है, लेकिन हम अपनी कंप्यूटेशन में, अपनी कैलकुलेशन में इस बात का कोई असर शामिल नहीं करना चाहते कि इंटेंसिटी रेंजेस क्या थी। हमें तो सिर्फ सिखाना है कि कौन सा इमेज की क्लास क्या थी। तो हम इन इंटेंसिटी रेंजेस को भी नॉर्मलाइज कर लेते हैं। नॉर्मलाइज का टिपिकली मतलब ये होता है कि आप किसी स्पेसिफिक रेंज में ले आते हैं, जैसे कि 0 से 1। चूँकि 0 से 255 वैल्यूज़ हैं, तो अगर हम 255 से डिवाइड करेंगे तो हमारी इंटेंसिटी रेंजेस 0 से 1 के दरमियान आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे अपने सैम्पल्स को ट्रेन सेट के भी और टेस्ट सेट के भी 0 से 1 में लाने के लिए 255 से डिवाइड कर दिया। अब हमारा वाई वैल्यूज़ भी कन्वर्ट हो चुकी हैं और हमारी सैम्पल्स भी कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर सैम्पल्स हमारे करेक्टली कन्वर्ट हो गए 0 से 1 में, तो हम एक इस सैम्पल को प्रिंट करा के देख सकते हैं और अब हमें नज़र आ रहा है कि इंटीजर वैल्यूज़ की बजाय फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर मिल रहे हैं जो 0 से 1 के दरमियान है। इसका मतलब हमारा इनपुट डेटा भी प्री प्रोसेस हो गया है। इनपुट के प्री प्रोसेसिंग के बाद अगला स्टेप ये है कि हम एक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बिल्ड करें। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बिल्ड करने का मतलब ये है कि हम मुख्तलिफ लेयर्स जैसे कॉन्वोल्यूशनल लेयर, पूलिंग लेयर, एक्टिवेशन फंक्शंस, ड्रॉप आउट्स, इन सब को सीक्वेंस में जोड़ते चले जाएंगे और हमारे पास एक नेटवर्क आ जाएगा। इसके लिए दोबारा से हम केरास का सहारा लेंगे और केरास के मॉडल्स के अंदर एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, एक और मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे जिसका नाम है सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल क्यों? क्योंकि हम लेयर को सीक्वेंस में लगाते हैं, एक लेयर के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। तो सीक्वेंशियल हमें मुख्तलिफ लेयर्स को सीक्वेंस में जोड़ने में मदद देगा। फिर जैसे हमने बात की कि हम कॉन्वोल्यूशनल लेयर, डेंस लेयर, मुख्तलिफ लेयर्स इस्तेमाल करेंगे, तो क्रास में से हम अपनी पसंद की जो लेयर्स हमें इस्तेमाल करनी है उनको भी इंपोर्ट करा लेते हैं। जैसे डेंस इंपोर्ट करवा लेते हैं, ड्रॉप आउट करवा लेते हैं, फ्लैटन, कॉन्फ 2D और मैक्स पूलिंग। यही कुछ लेयर्स हैं जो हमने गुज़िश्ता सालों में भी इस्तेमाल की थी, तो अब हमने इसको क्रास से इंपोर्ट करवा लिया। अब हम अपना मॉडल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक एम्प्टी सीक्वेंस क्रिएट करते हैं और उसके लिए हम सीक्वेंशियल का फंक्शन कॉल करते हैं। सीक्वेंशियल का फंक्शन कॉल करने से हमारे पास एक एम्प्टी मॉडल आ जाता है। इस मॉडल के अंदर अभी कुछ नहीं है। अब हमें इस मॉडल के अंदर लेयर्स ऐड करना शुरू करनी है। तो यहाँ पे हमारा ये एक मेजर स्टेप है, इसलिए हम इसे अपनी बोल्ड में भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप शुरू होने लगा है जिसे हम बोल्ड करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडिटिंग के अंदर एक टेक्स्ट एडिटर के तौर पे ही है जिसके अंदर मैं डबल एस्ट्रिक लगा के किसी भी चीज़ को बोल्ड कर सकता हूँ और डबल एस्ट्रिक ना भी लगाने हो तो मैं यहाँ पे आइकन्स की मदद से भी बोल्ड कर सकता हूँ। अब हमारी फ़र्स्ट लेयर क्या होगी? फ़र्स्ट लेयर के अंदर फ़र्स्ट लेयर एक कॉन्वोल्यूशनल लेयर है, तो मेरा जो एम्प्टी मॉडल ऊपर क्रिएट हुआ था सीक्वेंशियल से, उसके अंदर मैं एक लेयर ऐड करवाऊँगा। अब ये कॉन्वोल्यूशनल लेयर है तो इसमें कॉन्फ 2D का फंक्शन मैंने इस्तेमाल किया है। डेप्थ मैंने बता दी है कि 32 है। 3x3 के फ़िल्टर्स होंगे। एक्टिवेशन रीलू है। पैडिंग सेम का मतलब ये कि इतनी पैडिंग मुझे चाहिए ताकि मेरी स्पेशल डायमेंशन चेंज ना हो। 3x3 के लिए हर तरफ 1 की पैडिंग चाहिए होती है, 5x5 के लिए 2 की पैडिंग चाहिए होती है, 7x7 के लिए 3 की पैडिंग चाहिए होती है। हम यहाँ पैडिंग सेम लिख देते हैं तो खुद ही टेंसर फ्लो डिसाइड कर लेता है कि कितनी पैडिंग की ज़रूरत है।
और इनपुट इमेज हमारे पास 32x32x3 का है, तो हमने इनपुट शेप भी डिफ़ाइन कर दिया कि 32x32x3 का होगा। ये इनपुट शेप भी इसी फंक्शन का पार्ट है। तो एक लेयर ऐड हुई जो कॉन्वोल्यूशन है, और कॉन्वोल्यूशन लेयर के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, और इस पूरी लेयर को हमने मॉडल के अंदर ऐड करवा दिया है। इस कमांड को भी हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सेकेंड लेयर में हम दोबारा से कॉन्वोल्यूशन करना चाह रहे हैं, तो हम एक और कॉन्वोल्यूशन लेयर ले आते हैं। अगेन हम 32 फ़िल्टर्स यूज़ करेंगे 3x3 के, तो हमने दोबारा से एक और कॉन्वोल्यूशन लेयर ऐड कर दी। इसके बाद हम मैक्स पूलिंग करना चाहते हैं, तो हमने मैक्स पूलिंग की लेयर ऐड करी, जिसके अंदर हमने डिफ़ाइन करी कि 2x2 की पूलिंग होगी। यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट जो स्ट्राइड इस्तेमाल होगी वो 2 की इस्तेमाल होगी, तो हमने एक पूलिंग लेयर भी ऐड करा दी। इसी तरह से हम एक ड्रॉप आउट लेयर ऐड करवा देते हैं ताकि हमारा मॉडल ओवरफिट ना हो, और इसी तरह से हम मुख्तलिफ लेयर्स ऐड कर सकते हैं। तो अगली जो 4 लेयर्स हैं वो इस तरह से हैं कि हमने 64 फ़िल्टर्स की एक लेयर इस्तेमाल करी है, फिर हमने दोबारा से एक 64 फ़िल्टर्स की लेयर इस्तेमाल करी, और दोनों लेयर्स में 3x3 के फ़िल्टर्स इस्तेमाल किए हैं, और स्ट्राइड 1 पैडिंग जो अप्रोप्रिएट यानी 1 की पैडिंग चारों तरफ। फिर हमने एक और मैक्स पूलिंग की लेयर डाली और फिर एक और ड्रॉप आउट की लेयर डाली है, ताकि इसके बाद भी ओवरफिटिंग अवॉइड हो जाए। और फाइनली हमने जो रिज़ल्ट आया उसे फ्लैटन कर लिया, क्योंकि आखिर में हम ग्लोबल इंफॉर्मेशन को कंबाइन करने के लिए डेंस लेयर लगाते हैं, और उस डेंस लेयर के बाद फिर हम सॉफ्ट मैक्स से प्रोबेबिलिटीज़ कंप्यूट करते हैं। तो हमने यहाँ पे जो भी हमारे पास एक्टिवेशन वॉल्यूम थी उसे फ्लैटन किया। फ्लैटन करने के बाद हमने डेंस लेयर लगाई। हम इससे पहले न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर फुली कनेक्टेड लेयर जिन्हें कहते रहे हैं, यहाँ केरास में फुली कनेक्टेड के लिए डेंस का फंक्शन यूज़ होता है। डेंस लेयर के अंदर हमने 512 न्यूरॉन्स इस्तेमाल किए हैं। और फाइनली एक और ड्रॉप आउट है, और उसके बाद एक और आखिरी डेंस लेयर है जिसके अंदर हमारे पास 10 न्यूरॉन्स हैं। 10 न्यूरॉन्स इसलिए कि हम 10 क्लास क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इसलिए हमें 10 न्यूरॉन्स आखिर में चाहिए, और चूँकि हमें 10 क्लास क्लासिफिकेशन में हर क्लास की प्रॉबिलिटी चाहिए, तो यहाँ पे हमने एक्टिवेशन सॉफ्ट मैक्स इस्तेमाल की है। इससे पिछली वाली लेयर्स में हम रीलू एक्टिवेशन इस्तेमाल करते रहे, लेकिन यहाँ पे हमने एक सॉफ्ट मैक्स की एक्टिवेशन इस्तेमाल की ताकि हमें प्रॉबिलिटीज़ मिल जाएँ। यहाँ पे चूँकि पिछली जो लेयर थी वो 512 न्यूरॉन्स की थी और ये 10 न्यूरॉन्स की, तो अब इसके दरमियान फुली कनेक्टेड लेयर होगी, और फुली कनेक्टेड का मतलब 512 इंटू 10 5120 वेट्स इस लेयर में मौजूद होंगे। अब इस पूरे मॉडल की समरी प्लॉट करते हैं। तो मॉडल डॉट समरी हमें मॉडल की समरी प्रिंट करवा देता है। तो ये हमारा मॉडल है जो हमने CFAR10 की क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया है। इसमें आप एक फ़र्क देख सकते हैं कि हमने 3x3 के फ़िल्टर्स इस्तेमाल किए हैं, जबकि पिछले टॉपिक में हमने जो नेटवर्क बनाया था उसमें हमने 5x5 के फ़िल्टर इस्तेमाल किए थे। कितनी लेयर्स ऐड करनी है, कितने फ़िल्टर्स होंगे, उनकी क्या डायमेंशन होगी, क्या उसके अंदर पैडिंग होगी, क्या स्ट्राइड होगी, ये सब आपकी मर्ज़ी है। आप जैसे चाहें ऐसे सेट करके अपना कोई मॉडल बना सकते हैं, और फिर मॉडल बनाने के बाद ये देखा जा सकता है कि इसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है, क्या हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, ये मॉडल बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ हम समरी देखते हैं। पहली लेयर कॉन्स 2D की है जिसके अंदर 32 फ़िल्टर्स हैं, और आउटपुट शेप 32x32 का है, क्योंकि हमने अप्रोप्रिएट पैडिंग की हुई थी, और इसके पैरामीटर 896 हैं, यानी 896 वेट्स ग्रेडियंट डिसेंट को इस लेयर के लिए लर्न करना पड़ेगा। ये 896 की कैलकुलेशन उसी तरह से जो हम गुज़िश्ता टॉपिक्स में कर चुके हैं, यानी 3x3 का फ़िल्टर है, हर फ़िल्टर की डेप्थ 3 है, तो 3x3x3 और +1 फॉर द बायस, और इस तरह के 32 फ़िल्टर्स हैं। तो 3x3 इज़ 9, 9 3 ज़ा 27, 27 +1 इज़ 28, एंड 28 इंटू 32। सिमिलरली नेक्स्ट लेयर है पूलिंग लेयर, ड्रॉप आउट, फ्लैटन, डेंस, ड्रॉप आउट, डेंस। जो कुछ हमने मॉडल के अंदर ऐड करवाया था वो सब हमें यहाँ नज़र आ रहा है। हमारे मॉडल के अंदर टोटल 4.2 मिलियन पैरामीटर्स हैं जो 16 मेगाबाइट्स स्टोरेज स्पेस लेंगी, और ये सारे के सारे ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं, और कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जो नॉन ट्रेनेबल हो। अब बात आती है कि इस मॉडल को ट्रेन करना है।
तो हमने जो लॉस फंक्शन यूज़ किया है वो कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी का लॉस फंक्शन यूज़ किया है। कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी एक कॉमन लॉस फंक्शन है जो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्टिमाइज़र हमने एडम इस्तेमाल किया है। हमने इससे पहले ऑप्टिमाइज़र्स पे डिस्कशन की थी जिसमें हमने बताया था कि एडम के अंदर लर्निंग रेट भी अडेप्टिव है और इसी तरह से उसके अंदर जो इससे पहले ऑप्टिमाइज़र थे मोमेंटम और मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स एडम के अंदर शामिल हैं। तो वो वेट्स की अपडेट को भी मैनेज करता है और लर्निंग रेट को भी अडेप्टिव बनाता है। और हमारी मैट्रिक्स एक्यूरेसी है जिसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ये लेयर भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब असल स्टेप आता है, यानी आपने डेटा प्री प्रोसेस भी कर लिया, आपने पूरा मॉडल बना भी लिया, आपने उसकी लास्ट लेयर भी सेट कर ली, आपने उसका लॉस फंक्शन भी बना लिया। अब हमने ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। तो ट्रेनिंग के लिए हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं फिट का, जिसके अंदर हम उसे ट्रेनिंग डेटा सेट जो वेरिएबल एक्स ट्रेन में स्टोर है वो भी बता देते हैं। ट्रेनिंग के लेबल्स जो एक्स ट्रेन वन हॉट के फॉर्मेट में वो भी बता देते हैं। फिर हम ये बताते हैं कि कितने ईपॉक्स तक हमने ट्रेनिंग कर दी, यानी कितनी दफ़ा हम पूरे डेटा सेट को नेटवर्क से फॉरवर्ड पास करेंगे। 2 ईपॉक्स का मतलब कि 2 दफ़ा डेटा फॉरवर्ड पास होगा और फिर बैकवर्ड पास होके वेट्स अपडेट होंगे। इसके अंदर से हमने ट्रेनिंग सेट में से 2.2 यानी 20% को हमने वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल कर लिया है। जो हमने पहले डिस्कशन की थी कि वैलिडेशन से हमें पता चलता है कि मॉडल आपका ओवरफिट तो नहीं हो रहा। और एक वक्त में हम 32 इमेजेस को फॉरवर्ड करेंगे, यानी बैच साइज 32 रखी है। हमने इससे पहले ग्रेडियंट डिसेंट के 3 वेरिएंट्स देखे थे, जिसके अंदर वनीला ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर सारा डेटा पास हो रहा था और मिनी बैच के अंदर हम बैच ऑफ डेटा पास कर रहे थे। तो हमने बैच साइज 32 रखी है। अब इसकी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग शुरू करते हुए आपने ये भी चेक करना है कि आपने रन टाइम क्या सेट की हुई है। तो रन टाइम के बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। टिपिकली कोलैब के अंदर आप CPU को भी इस्तेमाल करके ट्रेनिंग कर सकते हैं, पर ये बहुत स्लो होगा। आप GPUs भी इस्तेमाल कर सकते हैं और GPUs के अंदर कुछ सिंपल GPUs हैं जैसे T4 GPU और कुछ एक्सपेंसिव DPU है जैसे A100 GPU। चूँकि हमारी एग्जांपल बहुत सिंपल है तो हम T4 GPU से भी अपना काम कर सकते हैं। अगर आप बहुत बड़े डेटा सेट पे काम करें तो फिर आपको हायर क्वालिटी हायर पावर के GPUs जैसे A100 इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे हमने GPU T4 सेट कर लिया। अब इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ईपॉक शुरू हुआ है और फर्स्ट ईपॉक के अंदर इमेजेस पास हो रहे हैं और उन इमेजेस की बेसिस पे एक्यूरेसी अपडेट हो रही है। इसी तरह से सेकंड ईपॉक है और यहाँ पे हमारा वैलिडेशन लॉस 1.1 था और अब वैलिडेशन लॉस 1.06 हो गया। इस मिसाल में मैंने सिर्फ 2 ही ईपॉक्स इस्तेमाल करें। आपको कम अज़ कम 20 ईपॉक्स के लिए ज़रूर ट्रेन करना चाहिए ताकि आपकी एक्यूरेसी बेहतर आए। ये हमारा हमने अब अपने प्लॉट्स प्रिंट कर लिए कि हमारे कर्व्स किस तरह से हैं। तो ये ट्रेनिंग कर्व है और ये वैलिडेशन कर्व है। क्योंकि दे हुई डेटा पॉइंट है इसलिए सिंपल नज़र आ रहा है। इस मॉडल को हम 20 ईपॉक्स के लिए भी रन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करते हैं 2 ईपॉक्स के लिए, फिर 20 ईपॉक्स के लिए भी देख लेंगे। अब हमने जब हमारी ट्रेनिंग हो गई है तो हमने मॉडल को इवैल्यूएट किया है टेस्ट सेट के ऊपर। तो हमने एक टेस्ट सेट का इमेज दिया है, टेस्ट सेट प्रोवाइड किया है, उसकी वन हॉट इनकोडिंग के वेक्टर इस्तेमाल करें और उसके ऊपर अब हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो हमने जो अपना टेस्ट सेट प्रोसेस किया है तो हमें पता चल रहा है कि हमारा मॉडल 0.63 उसकी एक्यूरेसी यानी 63% एक्यूरेट है। सिर्फ 2 ईपॉक्स में हमें 63% एक्यूरेसी मिल गई है। अब हम किसी इमेज के ऊपर से टेस्टिंग कर सकते हैं। टेस्टिंग के लिए आप कोई भी इमेज इस्तेमाल कर सकते हैं। उस इमेज को आप गूगल पे सर्च करके निकाल लें या फिर आपके पास अगर हार्ड ड्राइव पे कोई इमेज हो तो यहाँ हम फोल्डर के आइकन पे क्लिक करके उसे यहाँ से अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड में आप इमेज सेलेक्ट करें और उसे अपलोड कर दें तो वो अपलोड हो जाएगा। मैंने इमेज पहले ही यहाँ अपलोड करके रखा हुआ है जिसका नाम है cat.jpg। लिहाजा मैंने यहाँ पे cat.jpg टाइप किया, ये इमेज हमारा लोड हो गया। इस इमेज को हमने रीसाइज़ करना है क्योंकि इस इमेज की साइज़ बड़ी है और हमारा मॉडल की इनपुट साइज़ 32 बाई 32 है।
तो इस इमेज को प्रोसेस करके रीसाइज करके 32 बाई 32 बनाना पड़ेगा। तो हमने SK इमेज की लाइब्रेरी इस्तेमाल करी है, जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर से रीसाइज को इंपोर्ट करवा लिया और हमने अपने इमेज को 32 बाई 32 बाई 3 में रीसाइज करवा दिया, यानी 32 बाई 32 स्पेशल डायमेंशन और 3 चैनल्स। जो इस इमेज की कलर्ड इमेज था, इसमें 3 चैनल्स ही हैं। अब इस इमेज को हम डिस्प्ले करा के देख लेते हैं दोबारा से, तो ये एक 32 बाई 32 की रेजोल्यूशन में आ गया। अब हम इसके ऊपर अपने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने का मतलब ये है कि हम मॉडल की प्रेडिक्शन फाइंड आउट करते हैं कि मॉडल क्या प्रेडिक्ट कर रहा है कि इमेज क्या है। तो हमने मॉडल डॉट प्रेडिक्ट के फंक्शन के अंदर अपने रीसाइज्ड इमेज को एज एन NP एरे पास कर दिया और उसकी प्रॉबिलिटी हमें रिटर्न हो जाएगी। तो हमें इसका रिज़ल्ट आ गया। अब इसकी प्रॉबिलिटीज़ प्रिंट करवा के देखते हैं। तो हमें ये मुख्तलिफ प्रॉबिलिटीज़ आ रही हैं, लेकिन इस प्रॉबिलिटी में पता नहीं चल रहा कि कैट की प्रॉबिलिटी कौन सी थी। हम इसको ऊपर से चेक भी कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे कैट 4th रो में थी, यानी 4th क्लास कैट थी। तो यहाँ पे 4th शायद कैट की प्रॉबिलिटी। दूसरा तरीका ये है कि हम क्लास के नाम ही प्रिंट करवा लें। तो हमें यहाँ पता चलता है कि जो मोस्ट लाइकली कैटेगरी आई है वो हाईएस्ट प्रॉबिलिटी 0.49 आई है, जो डॉग की प्रॉबिलिटी, और जो सेकंड हाईएस्ट प्रॉबिलिटी आई है वो 0.3 आई है, जो कैट की प्रॉबिलिटी है। यानी हमारा मॉडल कैट के इमेज को सही कैट तो क्लासिफाई नहीं करा, लेकिन वो बहुत करीब करीब जवाब दे रहा है। हमने सिर्फ 2 ईपॉक्स ट्रेन करके ही इतनी ट्रेनिंग कर ली है कि हमारा मॉडल कैट को कैट या डॉग में सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है। मज़ीद अगर हम 20 ईपॉक्स तक करते तो ये सही जवाब भी दे देता। तो इस मिसाल के अंदर हमने ये देखा कि हम किस तरह से फ्रॉम स्क्रैच स्टेप बाय स्टेप एक डेटा सेट को लोड करके एक कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स के अंदर लेयर्स ऐड करके उसकी ट्रेनिंग करवा के किसी भी डेटा को क्लासिफाई करके देख सकते हैं। इस तरह से हमारे पास एक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क रेडी हो गया है।